Hello, good morning and welcome back to Kanika's Nursing Academy. This is Anupama Sharma and today I'm back with the series 2 with the part 1. I hope जो हमने पिछली सीरीज ESIC की डिस्कस की है, that is ESIC सीरीज नंबर 1, जिसमें हमने 10 पार्ट बेसिकली डिस्कस किए हैं. In that particular series we have discussed the most important question जो आपके ESIC point of view से बहुत ज़्यादा important है. And today we are starting with our series 2 with the part 1. तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके ESIC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड देन वी विल स्टार्ट दिस लाइव सेशन. ओके, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन क्या बोलता है? दैट इज अ क्लाइंट विद द ल्यूकीमिया. एक क्लाइंट है, ही इज हैविंग ल्यूकीमिया, हैज बीन रिसीविंग द इंजेक्शन. व्हिच इंजेक्शन? दैट इज योर न्यूलास्टा. Which of the following laboratory values will reveal that the drug is basically producing the desired effect? The very first option says that hemoglobin level कितना होना चाहिए? That is your 13.5 gram per dl. Next is your WBC count, that is white blood cell का count, that is of 6000 per mm. Next is your platelet count, that is of 3 lakh per mm, and the last one is your iron level, that is of 75 microgram per deciliter. So what according to you will be the effect of this Neulasta that is giving in the client of leukemia? According to you, which 4 options will be the right answer? ओके, तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ल्यूकेमिया के बारे में बताया हुआ है. ल्यूकेमिया, एज यू ऑल नो दैट ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर. ठीक है, तो कोई भी क्लाइंट है हमारे पास कैंसर का, तो बेटे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम उसको क्या देते हैं? दैट इज कीमोथेरेपी हम उसमें रेकमेंड करते हैं. ठीक है जी, कीमोथेरेपी के साथ साथ डॉक्टर जो है कुछ एडिशनल इंजेक्शन उसके साथ रेकमेंड करता है, एंड न्यूलास्टा इज वन ऑफ दोज इंजेक्शंस. ठीक है, तो आपने देखा होगा कीमो के साथ साथ बेसिकली जो आपके पास डॉक्टर है न्यूलास्टा टाइप ऑफ इंजेक्शन को रेकमेंड. न्यूलास्टा इज बेसिकली द ब्रांड नेम ऑफ दिस इंजेक्शन, जिसको हम और क्या बोल देते हैं? इट इज ऑल्सो केम विद द नेम ऑफ दैट इज योर पेगफिलग्रास्टेम. पेगफिलग्रास्टेम के नाम से भी ये इंजेक्शन आता है. ठीक है, और इस इंजेक्शन का बेसिक पर्पस क्या है? बेसिकली कहाँ जाके अफेक्ट करता है? सो इट बेसिकली हेल्प्स टू प्रिवेंट द न्यूट्रोपीनिया. इट मींस दैट इट इंक्रीज द न्यूट्रोफिलिक काउंट विच इज अ काइंड ऑफ WBC. तो WBC का काउंट जो है ये इंक्रीज कर देता है, एंड दीज WBCs आपको पता ही है WBCs का फंक्शन क्या है? दैट इज दे हेल्प इन फाइटिंग आउट द इन्फेक्शन. तो बेसिकली ये डॉक्टर न्यूलास्टा क्यों रेकमेंड करते हैं? क्या इसका बेसिक पर्पस है कीमोथेरेपी के साथ साथ? दैट इज टू प्रिवेंट the serious kind of infection, basically to reduce the effect of neutropenia. ताकि जो आपके पास न्यूट्रोफिलिक काउंट जो कम हो गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कैंसर और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कीमोथेरेपीज एंड व्हाटएवर एजेंट्स वी आर गिविंग इन द कैंसर,
कैंसर ट्रीटमेंट, तो उसके लिए बेसिकली ये न्यूलास्टा इंजेक्शन दिया जाता है टू इंक्रीज द WBC काउंट। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, दैट इज विच लैब वैल्यू विल यू सी, सो एज तुम्हें पता चलेगा कि ये जो ड्रग है दैट इज न्यूलास्टा इंजेक्शन अपना डिजायर्ड इफेक्ट शो कर रही है। तो बेटे हमें पता है कि इसका डिजायर्ड इफेक्ट कहाँ करेगी, दैट इज ऑन द WBC। तो ऑब्वियसली हम क्या चेक करेंगे, WBC काउंट को चेक करेंगे। इट मीन्स दैट आपका जो ऑप्शन बी है दैट विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रैशनली। सो न्यूलास्टा की बेसिकली बात की गई है, तो न्यूलास्टा इज बेसिकली गिवन टू इंक्रीज द WBC काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। That is, it is used with the client with the leukopenia या फिर neutropenia, and this WBC count is basically shown in the normal range after giving this particular injection. चलो, let's move toward the next question. That is the second question of the part 1. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है बेटे, दैट इज द फिजिशियन है, एक पर्टिकुलर डॉक्टर है, उसने बेसिकली ऑर्डर किया है कितना, O2 दैट इज योर ऑक्सीजन एट, बेसिकली ऑर्डर की है एट व्हाट पर्टिकुलर रेट, कितना फ्लो रेट बताया है, दैट इज 3 लीटर्स पर मिनट फॉर अ क्लाइंट विद एम्फाइसीमा। एक रेस्पिरेटरी कंडीशन आती है हमारे पास एम्फाइसीमा, उसके लिए फिजिशियन ने ऑर्डर किया है 3 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल डिलीवर द मोस्ट प्रिसाइज लेवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर द क्लाइंट। ऑप्शन ए सेज योर नेजल कैनुला, ऑप्शन बी इज योर पार्शियल रीब्रीदर मास्क, ऑप्शन सी इज योर simple face mask, and the last option is your venturi mask. So according to you, what will be the right answer? ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फिजिशियन ने ऑर्डर किया था आपके पास ऑक्सीजन कितने रेट पे, दैट इज 3 लीटर्स पर मिनट पे पेशेंट को आपने ऑक्सीजन देनी है, ये बेसिकली रिकमेंड किया था। तो क्या बोल रहा है, दैट इज द क्लाइंट विद द रेस्पिरेटरी कंडीशन है, क्लाइंट को कौन सी रेस्पिरेटरी कंडीशन है, दैट इज एम्फाइसीमा। तो आपको पता है एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द जो लंग का पैरेन्काइमा है दैट इज डिस्ट्रक्टेड, एज वेल एज देयर इज परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ योर एयर स्पेसेस इन द लंग्स, राइट। तो ये कंडीशन बेसिकली क्लाइंट को तो बोल रहा है कि कौन सा ऑक्सीजन फ्लो रेट डिवाइस आप यूज करोगे ताकि आप इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को दे सको। तो अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें, दैट इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन की पहले बात करते हैं, दैट इज जो नेजल कैनुला, पार्शियल रीब्रीदर और जो आपका फेस मास्क है, हमेशा याद रखना बेटा ये हमारे पास लो ऑक्सीजन डिलीवर डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो कम रेट पे बेसिकली ऑक्सीजन को डिलीवर करती हैं। और अगर हम बात करें वेंचुरी मास्क, इट इज बेसिकली अ हाई फ्लो, दैट इज योर हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क डिलीवरी है, ठीक है, दैट इज योर वेंचुरी मास्क। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि डिलीवरी किसके रिगार्डिंग बोला गया, दैट इज 3 लीटर पर मिनट। अगर मैं इसकी बात करूं, दैट इज योर नेजल कैनुला की अगर मैं बात करूं तो कितनी ऑक्सीजन ये सप्लाई कर सकता है, दैट इज 1 to 4 लीटर्स पर मिनट बेसिकली ऑक्सीजन जो है ये नेजल कैनुला सप्लाई करता है। अगर मैं बात करूं इस पार्शियल रीब्रीदर मास्क की, ठीक है, तो एक प्लास्टिक का पर्टिकुलर ये मास्क होता है, 12 to 15 लीटर्स पर मिनट ये बेसिकली सप्लाई कर सकता है।
But if I talk about this simple face mask, it can supply about 6 to 8 liters per minute oxygen. And if I talk about this, that is your Venturi mask, most important, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इस बार हमारे एम्स नॉर्सेट प्री में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज योर Venturi mask. तो बेटा ये Venturi mask इज द प्रेफर्ड बेसिकली जो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ द क्लाइंट्स विद द एम्फाइसीमा या फिर COPD वाले पेशेंट्स में भी इसको हम यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमें प्रिसाइज अमाउंट ऑफ बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है. इसमें हम जो फ्लो रेट है उसको बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं. तो Venturi मास्क को हम बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं. क्यों? क्योंकि Venturi मास्क के पास क्या है, हमारे पास अलग अलग कलर कोडिंग में आता है, दैट इज हैविंग द डिफरेंट फ्लो रेट्स विद डिफरेंट एफिशिएंसीज. कैसे? लेट मी शो यू. तो अगर मैं बात करूं इस Venturi मास्क की, बेटा इसमें अलग अलग कलर कोडिंग में हमारे पास आता है, जैसे कि दैट इज इट कम्स इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, दैट इज योर BWYRG, दैट इज B is for your blue Venturi mask. ठीक है, दैट इज हैविंग द फ्लो रेट ऑफ 2 to 4 liters per minute. अगर मैं बात करूंगी W stands for white, तो white हमें कितना फ्लो रेट प्रोवाइड करता है, दैट इज अबाउट 4 to 6 liters per minute. नेक्स्ट मैं बात करती हूँ येलो, तो येलो हमें कितना फ्लो रेट देगा, दैट इज 6 to 8 liters per minute. Now if I talk about this red and the last one is your green, जो कि हाईएस्ट एफिशिएंसी का होता है. तो कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा Venturi मास्क, सबसे ज्यादा हाई फ्लो रेट का कौन सा बेसिकली कलर कोडिंग Venturi मास्क में है, तो ग्रीन इज हैविंग द हाईएस्ट एफिशिएंसी, दैट इज अप टू 60% ऑक्सीजन जो है ये बेसिकली डिलीवर करता है. ओके, नेक्स्ट आपके पास रेड है, दैट इज ट्रांसपोर्टिंग अबाउट दैट इज 8 to 10 liters पर मिनट ऑक्सीजनेशन बेसिकली ये हमको प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज हैविंग वी आर हैविंग दैट इज योर ग्रीन इज प्रोवाइडिंग अबाउट 12 to 15 liters per minute. So this is how these Venturi mask basically helps and this is how they basically provide the oxygen. So the answer was, that is question पूछ रहा था precise amount of oxygenation. तो precise amount of oxygenation कौन देगा, that is your Venturi mask, मतलब option number D will be the right answer for this question. And कौन सा हम use करेंगे, तो हमारे पास बोला है 3 liters, तो कौन से कलर का, that is your Venturi mask of blue color हम basically इसमें use करेंगे. So this was all about the second question. Let's move towards the rationale, that is Venturi mask will deliver the precise amount of oxygenation. Let's move towards the next question, that is question number 3. अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन बोलता क्या, दैट इज ए 15-year-old क्लाइंट है, दैट इज हैविंग आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया है क्लाइंट को, एंड शी इज हैविंग द रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, needs a blood transfusion prior to the surgery. सर्जरी से पहले उसको blood transfusion चाहिए. The client's mother is a Jehovah's Witness and refuses to sign the blood permit. Which nursing action is the most appropriate according to you? The option A says that give the blood without the mother permission. The second one is your coax the mother to change her mind. Next is your allow the client to sign the permit, and the last one is your notify the physician about the mother refusal. So what according to you as a nurse, what you will do in this particular situation? Okay, Rakhi is here with us. Good morning Rakhi. Baljeet Kaur, good morning Baljeet. Okay, Nitika Chauhan is there. Good morning Nitika. Okay, I want जो भी इस लाइव सेशन में प्रेजेंट है, काइंडली प्लीज अपने आंसर जो है वो कमेंट डाउन कीजिए.
What according to you will be the answer? ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन बोलता क्या है? बोल रहा है हमारे पास एक क्लाइंट है दैट इज 15 ईयर ओल्ड. एक हमारे पास क्लाइंट आई है जिसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है. तो ऑब्वियस सी बात है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो रखा है तो हमको क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी उसमें रिक्वायर्ड है. एचबी लेवल बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है. ठीक है जी. तो क्या बोल रहा है, इस आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के साथ साथ भी रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपने ओबीजी में पढ़ा होगा. दैट इज क्या होता है, जब आपके इम्प्लांटेशन अदर देन एनी साइट ऑफ यूट्रस के अलावा कहीं और जाके इम्प्लांटेशन हो जाते, दैट इज योर एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो बोल रहा है कि दैट इज नीड्स अ इमीडिएट दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको क्या हो रखा है, अनीमिया हो रखा है. दैट इज प्रायर टू द सर्जरी. सर्जरी करने से पहले उसको ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है. लेकिन कंडीशन क्या है, दैट इज क्लाइंट की जो मदर है वो कौन सा बेसिकली कौन सी विटनेस है, दैट इज योर जिहोवाज. अभी इस जिहोवाज का क्या मतलब है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जिहोवाज क्या है? तो बेटा जिहोवाज इज अ काइंड ऑफ रिलीजियस बिलीफ है. बेसिकली जिहोवाज इज बेसिकली गॉड है, क्रिश्चियन गॉड है, जिनके क्या बेसिकली बिलीव है, जो ये बिलीव करते हैं कि बेसिकली इट इज अगेंस्ट द गॉड विल टू रिसीव द ब्लड, कि हमें किसी भी अदर क्रिएचर का ब्लड जो है वो अपनी बॉडी के अंदर बेसिकली ट्रांसफ्यूज नहीं करवाना चाहिए. सो जो बेसिकली इन जिहोवाज गॉड को बेसिकली फॉलो करते, तो इनकी आइडियोलॉजी में वो बिलीव करते थे दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हमेशा अवॉइड करना है, कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाना है. ठीक है. तो उसकी जो मदर है वो इस जिहोवाज थिंकिंग से बिलोंग करती है एंड शी रिफ्यूजेस टू साइन द, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हम प्रायर उससे कंसेंट साइन करवाने वाले थे उसके लिए वो मना कर देती है कि मैं ये ट्रांसफ्यूजन फॉर्म जो है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट जो है, ये साइन नहीं करूंगी. तो आपसे पूछ रहा है कि आपके अकॉर्डिंग विच नर्सिंग एक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि आप क्या करते अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होते. तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि आप यू विल गिव द ब्लड विदाउट द मदर दैट इज परमिशन. तो ये बिल्कुल इलीगल है, आपने पढ़ा भी होगा. दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ माल प्रैक्टिस. अगर आप विदाउट कंसेंट कोई प्रोसीजर परफॉर्म करें तो दैट इज अ माल प्रैक्टिस. ऑब्वियसली वी हैव टू take the consent before touching the patient, before doing any procedure, right? तो first option will be wrong. Second बोल रहा है coax with the mother and change her mind. आप उसको basically mold करोगे और change कर दोगे उसका mind. So that you can't do. आप force नहीं कर सकते किसी भी basically guardian को या patient को, या आप इस procedure को करवाइए. नेक्स्ट इज योर अलाउ द क्लाइंट टू बेसिकली साइन दिस परमिट. ऐसा भी आप नहीं कर सकते क्योंकि गार्डियन की परमिशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड प्लस क्लाइंट की ऑल्सो रिक्वायर्ड. ठीक है. सो दिस ऑल्सो यू कैन डू. तो ऑप्शन आपके पास बच गया बेटे, दैट इज योर ऑप्शन डी. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन नोटिफाई द फिजिशियन अबाउट द रिफ्यूजल. तो रिफ्यूजल के बारे में आप फिजिशियन को बता सकते हो कि ऐसा कंडीशन आ गया है. दिस विल बी द अप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ अ नर्स. ठीक है. सो मैंने इसमें किया क्या बेटा, सिनेरियो बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाए तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है कि ये चीज मैं नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर पाऊंगी, ये भी नहीं कर पाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी द लास्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. I hope this question is clear to you. Let's move towards the rationale. That is option D is the right answer because it will be the appropriate for the nurse to take a legal use at this particular point. अगर ऐसी situation आए तो what you have to do? You have to inform to your physician. Now let's move towards बेटे हमारा जो fourth question है, very simple question, pediatric point of view से ये question पूछा गया है. और question बोलता क्या है? Question says that
कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड फूड अलोंग विद द ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको जब हम ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ क्या दे रहे हैं, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम सॉलिड फूड. तो ऑप्शन ए says that is your scheduled feed. Option B says that it is a complementary feed. Option C says that it is a conditional feed, and option D says that it is a demand feed. So what according to you will be the right answer? Okay, Nitika says it was last question के लिए option D, and Sushma Thakur, Sushma is here, she says option D. Very right बेटे Nitika and Sushma, option D was the right answer. Very good. Okay, अब इस फटाफट ये जो हमने क्वेश्चन है that is question 4, इसका भी कमेंट डाउन कीजिए. What will be the right answer for this? Okay, Shushma says it's option B. Nitika is also with option B. Okay, anybody else? Okay. So क्वेश्चन बोल रहा था कि when there is introduction of solid food along with the breastfeeding, तो उसको हम क्या बोलते हैं? So very simple question. Obviously, Sushma and Nitika, you are right. It will be the option B, that is your complementary feeding. क्या कर रहे हैं हम? Complementary feed क्यों बोलते हैं इसको? That is we are complementing breastfeed के साथ साथ हम other solid, पहले हम start करते हैं with the liquid diet, ठीक है, फिर हम start करते हैं with the semi solid diet, and then we will move towards this solid diet. तो ऐसे धीरे धीरे हम basically start करते हैं. और कब हम ये complementary diet start करते हैं, feed start करते हैं, that is after the 6 month. ये बहुत important है, ठीक है. That is कब start करेंगे? After the 6 months basically हम इसको start करते हैं. और 6 month पहले की बात करें तो basically बेटे हम क्या बोलते हैं? Exclusive breastfeed करवाना है बेबी को सिर्फ. There should not be any kind of solid food, semi solid, liquid food, कुछ भी नहीं देना बाहर से, सिर्फ exclusive breastfeed कराना है. That is for 6 months, ठीक है. After birth 6 month तक सिर्फ आपने exclusive breastfeed कराना है, and after 6 month हम start कर देते हैं with the complementary feed, जिसमें हम solid food तो देना ही है, लेकिन साथ में breastfeeding is also very very important. और 6 month से 24 मंथ तक बेसिकली हमें ये देना होता है. इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड बोलते हैं. और अगर अदर ऑप्शंस की बात करें, दैट इज योर स्केड्यूल्ड फीड. स्केड्यूल्ड फीड क्या होता है बेटा? जब पेरेंट्स ने बेसिकली एक पर्टिकुलर इंटरवल्स पे बेसिकली स्केड्यूल कर रहा होता है कि इस 2 घंटे में हम ये खाना देंगे, इस 2 घंटे में इतना देंगे. सो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना रखा होता है रेगुलर इंटरवल्स पे कि इतने टाइम पे बेसिकली हम बच्चे को खाना देंगे, ठीक है. दैट इज योर स्केड्यूल्ड फीड. अगर हम बात करें कंडीशनल फीडिंग की, दैट इज एसोसिएटेड फीडिंग कब कराएंगे? विद एसोसिएटेड एनी काइंड ऑफ कंडीशन. एंड द लास्ट वन इज योर डिमांड फीड. डिमांड फीड का मतलब है कि जब बच्चा डिमांड करेगा, व्हेन द चाइल्ड इज हंग्री, तभी उसको वो फीड कराएंगे. सो दैट इज व्हाट? दैट इज योर डिमांड फीडिंग. तो आंसर क्वेश्चन था दैट इज सॉलिड फूड के साथ साथ आप ब्रेस्ट फीडिंग कब देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज योर कॉम्प्लीमेंट्री फीड, या फिर उसको वीनिंग डाइट भी बेसिकली हम बोलते हैं. So this was all about this question. Very simple question. Let's move towards the rationale. Option B, complementary feed, is the right option. That is occurring in the children basically who receive the complementary breast milk हो या फिर infant milk हो. That is from the age of 6 months से लेके 24 month तक हम basically इसको provide करते हैं. That is your complementary food. Now let's move towards the last question of this session. That is your question क्या बोलता है? That is in the brain death all are seen except. अगर
ब्रेन डेथ हो जाती है किसी भी क्लाइंट की तो ये सारी चीजें होती हैं, एक्सेप्ट एक ऑप्शन इसमें से ऐसा है जो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शंस क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेज दैट इट इज डायबिटीज इंसिपिडस। सेकंड इज योर एपनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है। The option C says that it is constricted pupils and the option D says that pulse rate unresponsive to the atropine. ठीक है, atropine drug से unresponsive है। So what according to you will be the right answer for this question? Brain death हो गई है client में। Okay, Nitika Chauhan says option C. Okay, anybody else? Okay, very well said Nikita. The option will be the option C, that is your constricted pupil. हमें कभी भी देखने को नहीं मिलते in case of brain death. अब कैसे बेटे? That is, if I talk about this word, that is your brain death. तो brain death होता क्या है? When there is irreversible loss of your functioning of brain. लेकिन ब्रेन जो है बिल्कुल बंद हो गया, उसकी फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल बंद हो गई और ऐसे बंद हुए कि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज योर ब्रेन डेथ, ऑटोमेटिकली लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है जी, तो ब्रेन डेथ जब हो गई है तो बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर हम कंडीशंस की बात करें तो मेन आपके पास 3 कंडीशंस अराइज होती हैं इसमें। द वेरी फर्स्ट इज योर एपनिया। एपनिया मतलब बिल्कुल भी ब्रीदिंग विल नॉट बी देयर, ब्रीदिंग बिल्कुल सिजेशन हो गई है, नो ब्रीदिंग इज कॉल्ड एपनिया। सेकेंड कंडीशन आती है द पेशेंट विल बी इन कोमा। परसिस्टेंट कोमा में आपका जो पेशेंट होएगा, ठीक है, परसिस्टेंट कोमा में होएगा तो मतलब देयर विल नॉट बी ईवीएम। ईवीएम आपने न्यूरो में पढ़ा होगा, दैट इज योर नो आई वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स वो शो नहीं करेगा। एंड द लास्ट वन इज योर, इसमें आएगा परसिस्टेंट कोमा एंड द लास्ट इज योर दैट इज ब्रेन स्टेम की जो रिफ्लेक्सेस है वो भी क्या हो जाएंगी, ऑल्टर हो जाएंगी या फिर देयर इज इनएबिलिटी टू परफॉर्म द ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। तो ये 3 कंडीशन एसोसिएटेड होती है कॉमनली किसके साथ, दैट इज योर ब्रेन डेथ के साथ। प्लस देयर इज डायबिटीज इंसिपिडस भी 80% केसेस में इसमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ ब्रेन डेथ। तो अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें, इन ऑप्शंस की बात करें, डायबिटीज इंसिपिडस ऑब्वियसली देयर विल बी देयर, नेक्स्ट एपनिया होएगा ही होएगा एंड पल्स रेट विल बी अनरिस्पॉन्सिव टू एपनिया, क्योंकि प्रॉपर्ली ब्रेन डेथ हो चुका है तो पल्स रेट चाहे आप एट्रोपिन दो चाहे कोई भी ड्रग दो इट विल बी अनरिस्पॉन्सिव ही रहेगा। बट द ऑप्शन सी वाज सेइंग कि प्यूपल्स जो होंगी वो कंस्ट्रिक्ट होती है। बेटा हमेशा याद रखना, जब भी ब्रेन डेथ होती है प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं होती, प्यूपल हमेशा डायलेटेड रहती हैं। सो द ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी, दैट इज द बेसिकली दैट इज नॉट सीन इन केस ऑफ द ब्रेन डेथ। अब बात करते हैं इसके रैशनली की कैसे। So in basically the brain death, the position of the pupils is basically fixed and it is mid position, but the pupil size might not be fixed. So basically याद रखना है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, pupil dilation देखने को मिलती है, neither that of that is your pupil constriction. So the option will be the, that is your option C, that is constricted pupil is not seen in this particular case. Okay. So this was all from my side. Today we have discussed the important 5 questions जो हमारे ESIC point of view से बहुत ज़्यादा important थे. Tomorrow we will back at the same time. तब तक के लिए study कीजिए. Thank you so much.